Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 14th October 2024. अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़. सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ इज़राइल टैंक्स रैम गेट ऑन यूएन फैसिलिटी इन लेबनान. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यूएन की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है. पीस कीपिंग फोर्स का मतलब ये है कि अगर किसी एरिया में कोई डिस्टरबेंस है तो वहाँ पर पीस को मेंटेन करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं और उस फोर्स का मेन पर्पज़ ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया में पीस को कायम किया जाए. अब ये जो पीस कीपिंग फोर्स होती हैं इसमें जो जनरली जो सभी कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने कुछ सोल्जर्स वहाँ पर भेजते हैं. तो अब कैसे होता है यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे यूएन चार्टर, तो यूएन चार्टर में जो आर्टिकल 25 है यूएन चार्टर का, वो सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करे. अब सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं. तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी ड्यूटी है पीस को मेंटेन करना. अब इस पीस को मेंटेन करते कैसे हैं वो, तो उसके लिए पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ की कुछ डिस्टरबेंस है. आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो उसी के संबंध में है. अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो इज़राइल है वो पहले हमास के साथ युद्ध कर रहा था गाज़ा पट्टी पर, फिर अब लेबनान का एक आतंकवादी ग्रुप है हिजबुल्ला जिसने कि उस पर फिर से अटैक किया. तो अब वो हिजबुल्ला के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है. तो अब जो इज़राइल है मींस इज़राइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ जो है वो लेबनान में अटैक कर रही है, लेकिन लेबनान में ही पीस कीपिंग फोर्सेस भी मौजूद है वहाँ पर. तो वहाँ जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटरेस से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं लेबनान के एरिया में उनको वहाँ से निकाल लें. क्योंकि अब जब वो अटैक करेंगे हिजबुल्ला के टेररिस्ट पर तो हो सकता है कि जो पीस कीपिंग फोर्स हैं उनको भी कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब कोई अटैक होगा इतने बड़े लेवल पर अटैक होते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आने की संभावना होती है. तो इसी में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को वो वहाँ से विड्रॉ करें. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडिया है, अभी अगर देखेंगे हम more than 10,000 peacekeepers from 50 countries are currently under UNIFIL, with India being the third largest contributor supplying 903 soldiers. तो हमारे भी जो कितने 903 सोल्जर हमारे अपने देश के भी वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स का एक पार्ट है. इंडिया बटालियंस हैज़ नो प्रेजेंस एट रामिया, तो वहाँ पर इंडिया बटालियन की कोई प्रेजेंस नहीं है. अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म पैनल टू स्टडी सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन स्टेट. अब इस न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए तेलंगाना सरकार ने क्या है कि एक रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम अख्तर, इनका एक 1 पर्सन कमीशन बनाया है, 1 मैन कमीशन बनाया है. और ये तेलंगाना में जो एससी है, एससी कास्ट है, उसको सब कैटेगराइजेशन करेंगे. अब यहाँ पर 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं. एक तो वर्ड है ये कमीशन. अब कमीशन क्या होता है, तो कमीशन एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें कोई एक पर्सन भी हो सकता है, 2, 4, 10, 20 भी लोग भी हो सकते हैं, जो किसी पर्टिकुलर मामले पर इंक्वायरी करती है, किसी पर्टिकुलर मामले को की जांच करती है. अब ये इशू आया कहाँ से, अगर हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड समझते हैं इसकी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारी एससी और एसटी हैं, और पर्टिकुलरली एससी, इसमें क्या है कि देखिए सभी एससी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि जो रिजर्वेशन है वो हर बार उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता है जिनको कि उसके बेनिफिट की इतनी आवश्यकता नहीं है. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि देखो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको 4 भागों में बांटा हुआ है, जनरल और यानी कि नॉन ईडब्ल्यूएस और फिर ईडब्ल्यूएस. जनरल को 2 भागों में बांटा हुआ है हमने. फिर ओबीसी को 2 भागों में बांटा हुआ है.
क्रीमी लेयर और दूसरा है हमारा नॉन क्रीमी लेयर, और एससी और एसटी। तो जो जनरल में नॉन ईडब्ल्यूएस हैं, यानी कि नॉन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं, उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता। लेकिन जनरल कैटेगरी में भी अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है 10%, और ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। साथ ही साथ ओबीसी को वैसे 27% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन अगर कोई पर्सन ओबीसी को बिलोंग करता है और उसकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो पर्सन को वो क्रीमी लेयर में बन जाता है, क्रीमी लेयर का पार्ट बन जाता है, और उसको किसी भी प्रकार से कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई पर्सन एससी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और भले ही वो कितने ही वेल्दी पर्सन है, कितना ही उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तब भी उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक इशू ये आया कि भाई जो लोग एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो सारे लोग तो गरीब नहीं हैं, सारे लोगों को तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है और वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया या आईपीएस ऑफिसर बन गया या एमएलए एमपी या मिनिस्टर बन गया, तो अब बताइए ऐसे पर्सन को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि इस जो एससी कम्युनिटी है उसको फिर से सब कैटेगराइज किया जाए। सब कैटेगराइज मतलब उसको दो भागों में बांट दिया जाए कि कुछ लोग जो एससी के हैं जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोग जो एससी के हैं जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, ताकि जो रिजर्वेशन का मेन पर्पज है वो पूरा हो सके। तो उसी के लिए ये मिस्टर शमीम अख्तर जी हैं जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उसको उनको एक कमीशन बनाया गया है जो इस पे स्टडी करेंगे और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अब वहाँ पर हो क्या रहा है कि इसका जो रिपोर्ट का बेसिस रखेंगे ये 2011 का सेंसस रहेगा, और वहाँ पर हो रहा है कि वहाँ पर दो कम्युनिटी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन। तो वहाँ पर दो कम्युनिटी हैं इसमें कि वो क्या कहते हैं, एक कम्युनिटी है मेडागास और दूसरी है ये डिमांड कर रही है फेयर शेयर ऑफ रिजर्वेशन, अलेजिंग दैट द मैला कम्युनिटी इज रिसीविंग ए लार्जर। तो वहाँ पर दो कम्युनिटी है, एक मेडागास ये कह रही है कि सब कैटेगराइजेशन हो, क्योंकि इनके एलिगेशन क्या है, क्योंकि जो कि वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी है माला कम्युनिटी, ये रिजर्वेशन का बेनिफिट ज़्यादा उठाती है, तो इसलिए कह रहा है कि इनका हमारा भी फेयर शेयर होना चाहिए रिजर्वेशन में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 होता था जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन उस आर्टिकल को रिवोक कर दिया गया 2019 में, और जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट था, अब जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर यह आया कि अभी तक वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। तो वैसे तो ये होता है कि जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट होती हैं, और प्रेसिडेंट अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू वहाँ पर राज करते हैं या अपना प्रशासन चलाते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा हुआ था? क्योंकि वहाँ पर कोई लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं थी। अब जो जम्मू एंड कश्मीर को है तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और रिसेंटली वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं जहाँ पर कि उस इलेक्शन में जो एनसीपी है वो एक जो है लार्जेस्ट पार्टी आई है उभर के इलेक्शन के तौर पर, यानी कि उसको काफ़ी सीटें मिली हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल, तो इसको 42 सीट्स मिली हैं। तो अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे। इसीलिए जब वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है प्रॉपरली, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया गया है। अब अगर हम प्रेसिडेंट रूल के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो आर्टिकल 356 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। और प्रेसिडेंट रूल इसको हम क्या बोलते हैं? वी आल्सो कॉल इट स्टेट इमरजेंसी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इन्वोक किया गया है तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो सस्पेंडेड हो जाती हैं और वो कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते।
वहाँ का जो सिस्टम है वो भारत सरकार चलाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। तो अब जम्मू कश्मीर के इस स्टेटस को रिवोक कर दिया गया है। हु गेट द प्रेफर्ड सिंबल व्हेन देयर आर टू फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पर ये जो आज की न्यूज़ है ये संबंधित है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी जो है शरद पवार जी की है। अब इसमें क्या हुआ, एक दो साल पहले जो शरद पवार हैं उन्होंने इस पार्टी को बनाया और इसका सिंबल जो था पार्टी का वो था क्लॉक, यानी कि तो एक क्लॉक इसको एक सिंबल दिया गया था। अब क्या हुआ कि इनके ही अपने भतीजे हैं मिस्टर अजीत पवार, कुछ दिन बाद, ये पार्टी तो काफ़ी पुरानी है लेकिन एक दो साल पहले ही अजीत पवार ने क्या किया कि जो पार्टी के कितने एमएलए थे, अराउंड 50 to 53 एमएलए में से 42 इन्होंने ये कहा, हाँ 53 एमएलए थे और 53 एमएलए में से इन्होंने 41 को अपने साथ दिखाया और जाकर क्या कर लिया, वहाँ पर महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है मिस्टर एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि 43 लोग गए हैं, 53 में से 41 लोग यानी कि 41 एमएलए ने साथ दिया किसका, मिस्टर अजीत पवार का। टोटल एमएलए थे 51। तो यहाँ पर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगा जो कि दल बदल कानून है जिससे संबंधित प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। अब बाद में इशू आया कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि एनसीपी ये किसकी होगी और इसका सिंबल किसका होगा। तो ये जो डिस्प्यूट है इस डिस्प्यूट को डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन ने भी ये डिसीजन दिया कि जो रियल एनसीपी है उसके ऑनर कौन है, उसके ऑनर हैं मिस्टर अजीत पवार, ना कि मिस्टर शरद पवार जिन्होंने उस पार्टी को एस्टैब्लिश किया था। अब क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये एक सोसाइटीज़ होती हैं या ट्रस्ट होती हैं, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सन का इस पर एक ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी पर्सन की, और ना ही यहाँ पर किसी इंडिविजुअल पर्सन के कुछ बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं। तो ये तो सोशल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि इसका जो सिंबल है यानी कि क्लॉक वो भी किसको मिल गया, मिस्टर अजीत पवार को, और पार्टी का नाम भी किसको मिल गया, अजीत पवार को। अब होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, अभी जो हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में क्या हुआ कि जो ऐसी कंटेंशन किसकी है, ऐसी कंटेंशन है मिस्टर शरद पवार की। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार की जो पार्टी थी उसको एक दूसरा सिंबल दे दिया, अनाज बरसाता हुआ किसान। अब क्या हुआ कि जब ये पार्टी सिंबल उसको दे दिया तो एक पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी पुराने समय से थी, तो ये शरद पवार की कंटेंशन है कि हमारे जो वोटर हैं यानी कि उनके जो वोटर हैं वो कंफ्यूज्ड हो गए कि वो वोट किसको दें, ठीक है। अब फिर से शरद पवार की जो पार्टी है उसने 7 एमपी की सीट जीती हैं। अब फिर से शरद पवार क्या चाहते हैं, शरद पवार ने एक पिटीशन फाइल करी है इलेक्शन कमीशन के यहाँ कि हमें हमारा जो पहले वाला सिंबल है वो दे दिया जाए और जो अजीत पवार का फ्रैक्शन है उसको कोई दूसरा सिंबल दे दिया जाए। ऐसा क्यों कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो पुराना सिंबल है उससे क्या होता था कि हमारे जो इलिटरेट वोटर हैं वो हमको रिकॉग्नाइज करते थे कि वो देखते थे कि हाँ भाई ये घड़ी का निशान है तो ये किसका है, ये उनका है, मिस्टर शरद पवार की पार्टी का है, ठीक है, या क्लॉक का निशान तो उनका है। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने पिटीशन फाइल करी है। अब हम देखते हैं कि इस तरह के सिंबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता किस तरह से है। तो उससे संबंधित एक डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, केस का नाम है सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 क्राइटेरिया बताए हैं सिंबल को अलॉट करने के। पहला है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी, सेकंड है एडहेरेंस टू द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनर पार्टी डेमोक्रेसी, यानी कि पार्टी में इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी कैसी है, और थर्ड है लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी, यानी कि उसको किसी कंसर्न इलेक्शन में कितनी पोस्ट मिली या कितनी सीट उन्होंने जीती। ये क्राइटेरिया होता है। अब इस पर फाइनल वर्डिक्ट कोई नहीं आया है, तो ऑनरेबल जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या डिसीजन देगी ये बाद में देखा जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। US to send missile defense system and troops to Israel। तो जैसा आप जानते हैं कि ईरान का अभी इजराइल जो है वो कई फ्रंट पर वार कर रहा है,
पहले उसने हमास के साथ या वॉर की, फिर अभी हिजबुल्ला, अभी फिर और बहुत सारे जो उसके प्रॉक्सी सपोर्टर हैं किसके, ईरान के। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले अराउंड 200 मिसाइलें जो हैं फायर की हैं, किस पर, इज़राइल पर। अब यहाँ पर इज़राइल की सिक्योरिटी को एक खतरा है, क्योंकि इज़राइल एक बहुत छोटा देश है और बहुत सारे लोगों से वो एक साथ लड़ाई कर रहा है, वार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इज़राइल की सपोर्ट के लिए आया है यूएस, और यूएस का ये कमिटमेंट है कि वो इज़राइल को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब इसी लाइन में यूएस ने अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजा है, कहाँ पर भेजने का मतलब प्लान है, कहाँ पर, इज़राइल। तो यूएस स्टेट विल सेंड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये सिस्टम भेजेगा किसको, इज़राइल को। और इससे क्या होगा, ये जो ईरान, जैसे ईरान ने अब की धमकी दी है किसको, इज़राइल को, कि इस बार तो हमने आप पर 200 मिसाइल से अटैक किया था, इस बार हम आप पर हज़ारों मिसाइल से अटैक करेंगे। तो ईरान की इस धमकी से बचने के लिए, या कोई भी साइड इफ़ेक्ट इज़राइल को ना हो इस तरह से, तो ये यूएसए अपना ये थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भेजेगा। और यूएस ने ये क्लियर कर दिया है कि यूएस का कमिटमेंट है कि वो इज़राइल की हेल्प करेगा। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.